हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी पुलिस अपडेट्स में। देखिए, आपकी कांस्टेबल की परीक्षा नवंबर या दिसंबर में होगी, तो मैंने आप सभी के लिए हिंदी की क्लास को शुरू कर दिया है। हिंदी का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। इस क्लास में आपका हिंदी का पूरा रिवीजन हो जाएगा, यानी कि मैं आपको हिंदी इस तरह से पढ़ाऊंगा कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है इसमें और पूरी हिंदी का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए भाई, क्लास को आप सभी लोग देख लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। देखिए, कभी भी आपसे एक प्रश्न ऐसा आ जाए कि एक शब्द दे दिया जाए और उसका पूछे इसका उपसर्ग क्या होगा, या पूछा जाए आपसे इसका प्रत्यय क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है भाई, उसकी संधि विच्छेद करके देखना है कि अगर उस शब्द की संधि विच्छेद हो जाती है तो उसका प्रत्यय भी निकल जाएगा और उसका उपसर्ग भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी संधि विच्छेद करें, तो इसकी संधि विच्छेद किस प्रकार से हो सकती है। देखिए भाई, प्राक हो जाएगा, हलंत लगेगा नीचे, उसके बाद धन, उसके बाद इतिहास हो जाएगा आपका, ठीक है, और धन क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा धन एक, ठीक है, धन एक। और ध्यान रखिए, कभी भी आप लोग किसी भी शब्द की संधि विच्छेद करोगे तो शब्द कैसे बनना चाहिए भाई, सार्थक शब्द बनना चाहिए। अर्थात कभी ना कभी वो शब्द आपने या तो पढ़े हों, कभी सुने हो या कभी लिखे हुए देखे हों। सार्थक का मतलब ये होता है कि कभी ना कभी वो अपने शब्द देखे ज़रूर होंगे भाई, लिखे हुए। तो देखिए, ये भी एक सार्थक शब्द है, इतिहास भी एक सार्थक शब्द है और इक भी एक सार्थक शब्द है। तो अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो प्राग लिखा हुआ है यही तो उपसर्ग है। अगर यहाँ पर प्रत्यय पूछा जाता तो इक हो जाता आपका प्रत्यय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना था, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तुलसीदास ये एक कविता है, तो ये कविता किसके द्वारा रचित है। हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय या आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताएं इसका राइट आंसर आप सभी लोग। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि तुलसीदास किसकी कविता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है ये। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन का नाम लिखा हुआ है। इनका जन्म आपसे पूछा जाता है कहाँ पर हुआ है। देखिए, जन्म आपके उनके इंपॉर्टेंट है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में हुआ है, ठीक है। वो आपसे यूपी पुलिस में ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। कभी कबीरदास का पूछ लिया जाता है, कभी मलिक मोहम्मद जायसी का पूछ लिया जाता है, तो कभी हरिवंश राय बच्चन का पूछ लिया जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ बताइए भाई, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ, हरिवंश राय बच्चन का हुआ। अच्छा, इनके अलावा और किसका जन्म हुआ, तो अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ, अमिताभ बच्चन का जन्म आपके कहाँ हुआ, ये भी इलाहाबाद में हुआ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म कहाँ हुआ, इलाहाबाद में ही इनका जन्म हुआ। और एक प्रश्न इनसे ये पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ से भाई खड़े होते थे, चुनाव कहाँ से लड़ते थे, तो फूलपुर आपको याद रखना है ये शब्द। चलिए, तो हरिवंश राय बच्चन की हम लोग बात कर रहे थे कि इनका जन्म कहाँ हुआ भाई, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इनकी कुछ रचनाएं हैं तो बहुत सिंपल सी हैं, बिल्कुल आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हरिवंश राय बच्चन की है, देखिए, मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, और एक है आपकी मधु कलश, मधु कलश, मधु नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, मधु कलश। तो ये तीन रचनाएं आपको याद रखना है हरिवंश राय बच्चन की, ये आपकी पूछी जाती हैं। और दो रचनाएं और हैं, क्या है वो दो रचनाएं, मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। क्या भूलूँ क्या याद करूँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप सभी लोग क्या बताओगे, हरिवंश राय बच्चन की बताओगे। और एक आपको और याद रखना है, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश के कई सारे एग्जाम में कि नीड़ का निर्माण किसके द्वारा रचित है। तो आप सभी लोग क्या बताओगे, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है, शब्द क्या नाम आया है, मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की एक रचना है जो कई बार आपसे पूछी जाती है और वही सिर्फ रचना पूछी जाती है, इसके अलावा और कोई भी रचना नहीं पूछी जाती। मैं आपको बता दूं, भूरी 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 खाक धूल, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल किसकी भाई रचना है, तो ये मुक्तिबोध की रचना है, ये आप सभी को याद रखना है। देखिए, इसमें मैं आपको क्या कराता हूँ, इस क्लास में जितने भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आप सभी को करा देता हूँ। जो पॉइंट आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अननेसेसरी क्वेश्चन मैं आपको कोई ना करवाता था, ना करवाता हूँ, ना करवाऊँगा आने वाले समय में। हम सिर्फ उन्हीं प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी कांस्टेबल के लिए आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है।
तो चलिए भाई, उसके बाद देखिए मुक्ति बोध की बात होगी। सच्चिदानंद आगे देखिए आगे जो है ना, एक ऐसे है ना, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। मैं आपको रिवीजन करवाता रहूँगा। देखिए इस क्लास की 2 स्पेशलिस्ट हैं, क्या है भाई, यानी कि 2 विशेषताएँ हैं। एक विशेषता क्या है कि मैं आपको जो पिछला मैंने आपको पढ़ाया है उसका मैं आपको रिवीजन कराता रहूँगा, और मैं इसमें आपको नए नए क्वेश्चन कराता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं इसमें प्रीवियस ईयर के भी लाऊंगा भाई। तो देखिए आगे एक ऐसे हैं भाई रचनाकार के इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो आपसे प्रश्न क्या बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे प्रश्न ये बनता है कि आगे को सच्चिदानंद आगे को इनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आप सभी लोग क्या बताओगे, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रश्न आपसे ऐसे भी बन सकता है कि ये किसकी रचना है, कितनी नावों में कितनी बार, तो आप सभी लोग क्या बताओगे भाई, आगे की रचना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। मैं आपको लगभग 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ और मैंने तीनों क्लासेस में इसका जिक्र किया है, आगे जी का जिक्र किया है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ही रहेगा भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी हम लोग बात कर लेते हैं। इनकी कुछ रचनाएँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जूही की कली आपको याद रखना है, जूही की कली। अच्छा, जूही की कली की एक विशेषता मैं आपको बताऊंगा। आपसे प्रश्न बनेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी है, तो ये इनकी पहली ही कविता है। जूही की कली इनकी पहली ही कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसके बाद इनकी 2 रचनाएं आपको और याद रखना है। एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है भाई कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता है। दूसरी कौन सी है, दूसरी है अनामिका, ये आपने सुना होगा ज़रूर। तो अनामिका किसकी रचना है और कुकुरमुत्ता किसकी रचना, ये दोनों रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, और वीडियो को आप सभी लोगों से भाई रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए आप सभी लोग। तो जल्दी से आप सभी लोग शेयर कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट लाइव मुझे देख रहे हैं सभी लोग भाई क्या करेंगे, शेयर करेंगे और डबल स्टूडेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं डबल स्टूडेंट करेंगे आप सभी लोग शेयर करके। तो इस प्रश्न को देखिए आप सभी लोग कि बहिष्कार का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा बहिष्कार का संधि विच्छेद कीजिए, दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी इसमें कौन सी संधि इस्तेमाल की गई है। तो दोनों ही प्रश्नों के मैं आपको उत्तर बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसकी संधि विच्छेद की बात करें तो क्या बन जाएगा भाई, बही बन जाएगा, ठीक है, और विसर्ग ज़रूर लगेगा भाई, ठीक है, विसर्ग लग जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, कार बन जाएगा। तो देखिए अब प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि बहिष्कार शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय है यहाँ पर कार, और उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग है यहाँ पर बही। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है। अगर हम इसकी संधि की बात करें तो कौन सी इसमें संधि का इस्तेमाल किया गया, देखिए भाई विसर्ग लगा है ना, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए भाई, ऑप्शन नंबर ए में ऐसा ही लिखा हुआ है, बही प्लस कार, बही प्लस कार हो जाएगा आपका। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, या श्रीधर पाठक की, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे आप सभी लोग, बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली, देखिए जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ना, यही इसी प्रश्नों में लोग पिछड़ते हैं। लोग सिंपल प्रश्न तो खूब कर देते हैं हिंदी के सेक्शन में, लेकिन जो आपके टफ प्रश्न बन जाते हैं, कठिन प्रश्न बन जाते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आजकल, इसी में लोग पिछड़ते हैं। तो अगर आप लोगों को उनसे आगे जाना है तो आपको भाई इस क्लास को डेली देखना होगा, और डेली ये क्लास सुबह 9 बजे होती है। तो सुबह 9 बजे लाइव आकर आप सभी लोग आंसर दिया करें, क्लास को देखा करें। तो भाई देखिए वैदेही ठीक वनवास किसकी रचना हो गई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना हो गई। मैथिली शरण से संबंधित आपके कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग क्या बताओगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। दूसरा सवाल आपसे बनेगा साकेत किसकी रचना है,
साकेत किसकी रचना है? तो आप सभी लोग क्या बताओगे? ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी भी रचना मैथिली शरण गुप्त की है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर भी एक ऐसे हैं कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको इनकी कौन सी रचना के लिए मिला है? तो उर्वशी के लिए, इनको उर्वशी की रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रश्न आपसे इस प्रकार भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय भी है और उर्वशी भी है। तो इतनी जानकारी आप सभी को मिलती है इस प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। अब देखिए, तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है। देखिए, कभी भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है और इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप सभी लोग किसका इस्तेमाल करोगे? इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करोगे, कैसा और कैसी का। कैसा और कैसी का यानी कि उस शब्द में आप लोग कैसा लगाओगे। अगर कैसा का इस्तेमाल होगा वहाँ पर तो वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, अगर कैसी का इस्तेमाल होगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए, लिखावट में किसका इस्तेमाल करोगे? लिखावट कैसी है, तो कैसी है का इस्तेमाल किया तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसके बाद पखावज भी क्या इस्तेमाल करोगे? कैसी ही का इस्तेमाल करोगे, तो पखावज भी एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया। मंझदार में आप सभी लोग कैसी का इस्तेमाल करोगे? मंझदार कैसी है, तो मंझदार भी एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया। लेकिन पहिए में आप सभी लोग क्या इस्तेमाल करोगे? कैसा है। पहिया कैसा है, तो ये एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अब चलिए भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। कई लोग करते क्या है भाई, गद्यांश को एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देते रहते हैं। मैं आपको लेकिन क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर भी बताऊंगा कि गद्यांश में कहाँ पर इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए भाई, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशील भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कहलाता है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा का अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद जी ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया गया था। चलिए, तो संप्रेषण कला क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। संप्रेषण कला क्या है, तो यहाँ पर भाई संप्रेषण कला लिखा हुआ था शायद, हाँ यहाँ पर आपका संप्रेषण कला लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप लोग। संप्रेषण कला क्या है? प्रभावशील, अच्छा क्या नहीं है ये आपसे पूछा गया है। संप्रेषण कला क्या नहीं है? प्रभावशाली भाषा नहीं है, अलंकरण नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, या आपके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना नहीं है। संप्रेषण क्या नहीं है, तो देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर ज़रा आप सभी लोग ध्यान से देखिए, संप्रेषण कहलाया जाता है। तो स्पष्टता जो है ये संप्रेषण है, आत्मविश्वास भी एक संप्रेषण है, तो यहाँ पर आपका आत्मविश्वास आ गया, तो ये तो आपका संप्रेषण है, तो ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें पूछा गया संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो संप्रेषण कला आपकी आत्मविश्वास हो गया। उसके बाद विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा हो गया। देखिए भाई, प्रभावशाली भाषा यहाँ पर आ गया है, तो ये और ये इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। उसके बाद देखिए आप सभी लोग अब कि प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कहलाता है। उसके बाद देखिए विषय की अच्छी पकड़, तो विषय की अच्छी पकड़ तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है, हाँ ये रहा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कहलाता है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। बचा क्या? अलंकरण का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो संप्रेषण कला यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही वो लोग सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास से, अभ्यास से, भाषण से, या विषय की अच्छी पकड़ से? बताइए, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। देखते हैं हम लोग कहाँ पर इसका राइट आंसर हो सकता है, तो यहाँ पर तक तो होगा नहीं, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। अच्छा भाई, संप्रेषण की बात चल रही है, संप्रेषण कला जो है जो निरंतर अभ्यास से निखारी जाती है, अभ्यास से निखारी जाती है। पूछा जा रहा है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास से, भाषण से, अभ्यास से हो जाएगा भाई, बिल्कुल अभ्यास से हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब निम्न में से संयुक्त व्यंजन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब बात आती है कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए पहला होता है आपका छा,
ठीक है, ये हो गया आपका छा हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका त्रा, ये हो गया। उसके बाद आप सभी लोगों को याद रखना है ज्ञा हो जाएगा आपका, ये एक संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद आपका श्रा, ये चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये कौन से दो वर्णों से मिलकर बने हैं, ये कौन से दो वर्णों से मिलकर बने हैं, ये कौन से दो वर्णों से मिलकर बने हैं, ये आपसे पूछा जाता है भाई। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है का धन शा, तो ये का और शा से मिलकर बना है शा शब्द। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है पहले वर्ण में आपका हलंत भी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें त्रा की, तो ये आपका ता से बना है और रा से मिलकर बना है। ठीक है, ता में आपका हलंत आ जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि त्रा जो है आपका वर्ण, ये कौन से दो वर्णों से शब्द मिलकर बना है, तो आप सभी लोग क्या बताओगे, ता और रा बताओगे। उसके बाद अगर हम लोग ज्ञा की बात करें तो जा, धन, उआ, और आपका जा में क्या लग जाएगा, हलंत आपका लग जाएगी, बात आपको याद रखना है। श्रा की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर को, तो शा, धन, रा, ये दो वर्णों से आपका मिलकर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है भाई, कि संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई, त्रा था, शा था, उसके बाद ज्ञा भी था, लेकिन आपका या नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। बहुत बढ़िया क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को मैं मृत्युंजय का अर्थ बता दूँ, क्या होता है मृत्युंजय का अर्थ। ठीक है, तो देखिए मृत्युंजय हम लोग कहते हैं, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, यहाँ पर आपके दो शब्द आए हैं, दो पद आए हैं, मृत्युंजय, यानी कि मृत्युंजय का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को जीतने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, मृत्युंजय कहते हैं। और मृत्यु को कौन जीतता है, शिव जीतते हैं। मृत्यु को कौन जीतते हैं भाई, शिव जीतते हैं। तो यहाँ पर आपको बात याद रखना है कि जब कभी भी दो शब्द मिलकर बनते हैं और कोई नया अर्थ निकलता है उससे, यानी कि शिव इसका अर्थ निकला, तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, मृत्युंजय में आपका कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर आपको याद रखना है कर्मधारय समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है और द्वंद्व समास क्या होता है, बताइए भाई। देखिए, कर्मधारय समास की ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। दो बातें अगर आ रही हैं, के समान या है जो, के समान या है जो, ये दो अगर बातें आ गई ना, तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे कि चरण कमल, चरण है कमल के समान, चरण है कमल के समान। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे शब्दों में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास की बात अगर हम लोग करें, तो यहाँ पर पहला पद कैसा होगा भाई, संख्यावाचक पहला पद होगा। जैसे कि चौराहा में, यानी कि चार आ गया ना, तो ये संख्या हो गया चौराहा। उसके बाद त्रिभुज आपका आ गया, तो तीन भुजों वाला त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पर तीन आ गया, तो ये आपका द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व समास में हमेशा क्या लगा होगा भाई, बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे कि आज, आज डैश कल, सुबह, रात। ठीक, तो या तो और भी यहाँ पर लगा सकता है, और भी लग सकता है। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है इन चारों के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें अलंकार में किस उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है, तो मैंने आपको बताया था किसी शब्द का आपको उपसर्ग या प्रत्यय निकालना हो तो सबसे पहले उसका संधि विच्छेद आप लोग करके देख लिया करो। तो अलम, अलम धन कार हो जाएगा, अलम धन कार हो जाएगा। अब अगर आपसे अलंकार शब्द का प्रत्यय पूछे तो आप सभी लोग क्या बताओगे भाई, कार बताओगे, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है तो आप लोग अलम बताओगे। तो अब अलम कहाँ पर लिखा हुआ है, अलम आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पर अलंकार शब्द की, तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार आपके तीन प्रकार के होते हैं, बात आपको याद रखना है। शब्द अलंकार होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, शब्द अलंकार हो जाएगा, शॉर्ट में लिखूंगा भाई मैं, शब्द अलंकार हो जाएगा। उसके बाद अर्थ अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक और है, उसका नाम है आधुनिक अलंकार, जिसको हम लोग पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, पाश्चात्य अलंकार भी इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो अनुप्रास अलंकार होता है ये भी एक शब्द अलंकार होता है। दूसरी बात अगर हम लोग करें, यमक अलंकार जो होता है ये भी आपका शब्द अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें श्लेष अलंकार, तो ये भी आपका
शब्द अलंकार होता है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं, तो बताइए भाई अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं। उपमा अलंकार, ये आपका अर्थ अलंकार ही होता है। उपमा अलंकार अर्थ अलंकार होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं प्रतीप अलंकार, ये भी आपका अर्थ अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार है, ये भी आपका हो जाएगा अर्थ अलंकार। उसके बाद रूपक अलंकार हो जाएगा और उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये सब कौन से हैं भाई, ये सारे अर्थ अलंकार के हैं। और आपको याद रखना है पाश्चात्य अलंकार का जो तीसरा भेद था, इसमें आपका मानवीकरण अलंकार आ जाता है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जब किसी भी बेजानदार चीज़ को हमारे सामने जानदार चीज़ बनाकर पेश किया जाता है तो वहाँ पर ऐसी पंक्तियों में आपका मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है। मूर्धन्य, कंठ, दंत या अनुनासिक, इन चारों के बारे में हम लोग देखेंगे भाई। इन चारों के बारे में हम लोग समझेंगे कि मूर्धन्य क्या होता है, दंत क्या होता है, कंठ क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका दंत हो जाएगा। ठीक है, दंत हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न उठता है कि दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो दंत वर्ण तो आप सभी को पता है कि आपका त, थ, द, ध, न, ये चारों यानी कि ये 5 वर्ण जो है दंत वर्ण कहलाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सा, रा और ला, ये तीनों वर्ण भी आपके दंत वर्ण कहलाते हैं। तो आप सभी को याद कैसे रखना है भाई, दांत, दंत यानी कि दांत, तो दांत से कोई चीज़ काटना कैसा होता है, सरल होता है। तो सा रा ला ही तो हो गया भाई, सरल होता है दांत से कोई चीज़ काटना। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य में आप सभी को मालूम है कि ट, ठ, डाड़ा ये सब होते हैं भाई, मूर्धन्य में ये सबको पता है। लेकिन उसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो या होता है, शा होता है, छोटी ई होता है और बड़ी होता है। यानी कि ये 4 वर्ण आपके मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंठ की, तो आप सभी लोग जानते होंगे क, ख, ग, घ, ड़, ये आपके कंठ वर्ण होते हैं। लेकिन उसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो छोटा आ होता है कंठ वर्ण, उसके अलावा बड़ा आ होता है, उसके अलावा अंग होता है और उसके बाद हा होता है। तो ये चारों वर्ण आपके कैसे हो जाएंगे, कंठ वर्ग में हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है। अनुनासिक की अगर हम लोग बात करें तो अनुनासिक का मतलब क्या होता है बताइए भाई। देखिए, जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है, किसी भी अगर हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो उस समय होता क्या है, उस स्वर का उच्चारण करते समय हवा जो है हमारे मुंह के साथ तो निकलती है, हमारे मुंह के साथ साथ हमारी नाक से भी जब हवा निकलती है तो हम लोग वहाँ पर कहेंगे कि अनुनासिक स्वर है। अब अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे जब आप छोटा आ बोलोगे तब तो सिर्फ आपके मुँह से आवाज़ निकलेगी, मुँह से हवा निकलेगी। लेकिन जब आप आ बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, आ बोलोगे, तो तब आपके मुँह से भी हवा निकलेगी और साथ ही साथ नाक से भी हवा निकलेगी। तो ये आपका अनुनासिक स्वर हो जाएगा। इसके अलावा आपका बड़ा आ भी हो जाएगा आपका कैसा, अनुनासिक स्वर। छोटी ई, तो छोटी ई भी आपका कैसा हो जाएगा, अनुनासिक स्वर हो जाएगा। उम्मीद है कि जो मैं समझाना आपको चाह रहा था वो आप सभी की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करें कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है। बताइए भाई, ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ना वो आपके श, श, सा होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। हाँ भी इसी के साथ होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अर्ध स्वर कौन कौन से कहलाते हैं, बताइए भाई। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर आप सभी लोग को याद रखना है भाई। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। एक तो होता है या, उसके अलावा होता है वा। तो अर्ध स्वर आपके ये हो गए। लुंठित व्यंजन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका लुंठित व्यंजन है। बताइए भाई, लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसको कहा जाता है, बताइए भाई। पार्श्विक व्यंजन किसको कहा जाता है, तो जो ला आपका वर्ण होता है ना, ला, इसको आपका पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। बात आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, यह बात आपको याद रखना है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो मैंने आपको बता दी है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ला, वा, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अयोगवाह कौन कौन से वर्ण होते हैं, बताइए। अयोगवाह कौन कौन से किसको कहा जाता है, अयोगवाह। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो अयोगवाह आप सभी को याद रखना है, एक तो होता है अंग और एक होता है आपका आहा।
ठीक है। तो ये आपके अयोगवाह 2 हो गए, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात आप सभी को याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब अत्यधिक का आप सभी को विलोम बताना है, बताइए अत्यधिक का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो अनधिगत हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा या अंधहीन हो जाएगा, बताइए। चलिए तो बात करें हम लोग इस प्रश्न के सही उत्तर की, आपका अत्यल्प हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम आपका अत्यल्प हो जाएगा, बात आप सभी को याद रखना है। तो ये आपके टॉप 15 क्वेश्चंस थे, इसमें मैंने आपकी पूरी हिंदी का रिवीजन कराने की कोशिश किया है। अभी तो क्वेश्चन की तादाद थोड़ी सी कम थी, लेकिन जब 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी हिंदी के सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग भाई सपोर्ट करोगे तो मैं क्वेश्चंस की संख्या दिन पे दिन बढ़ाता चलू जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको अगर बता दूँ, देखिए मैं आपको भाई पॉलिटी, देखिए यूपी पुलिस का आपका एग्ज़ाम है तो 3 सेक्शन पर आपको पकड़ बनानी है। पहला सेक्शन क्या हो जाएगा आपका यूपी जीके, क्योंकि यूपी जीके के भाई 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, यूपी जीके के 8 क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के भी 6 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके कितने बन गए भाई, ये आपके 20 से 21 क्वेश्चन बन गए, 21 क्वेश्चन बन गए ये आपके, ठीक है। तो 37 में से अगर आप लोग भाई 25 क्वेश्चन तक कर देते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा यूपी जीके की अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो यूपी जीके मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा। डेली 30 क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो भाई जो भी इनकी वीडियो चाहता है यूपी जीके की, पॉलिटी की और आपकी करंट अफेयर की, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग राइट करेंगे जो कि आपको वीडियो चाहिए। करंट अफेयर की चाहिए तो करंट अफेयर लिखेंगे, तीनों की चाहिए तो तीनों सब्जेक्ट के नाम आप सभी को लिखेंगे, जिससे मुझे मालूम पड़ पाए कि कौन कौन से ऐसे हैं जो लोग जो सिपाही बनना चाहते हैं भाई और इनको क्लास की ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा तो आप सभी के लिए क्लासेस चलती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।